हेलो डियर बटरफ्लाइज। तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे। प्रीवियस एपिसोड जहां आपने सुना था, ईशानी को स्वर्णिमा का वीडियो मिल चुका था। इधर जो ईशानी और आयशा खुशबू होते हैं, जैसे जैसे वो वीडियो उन्होंने देखा था, उन लोगों के रोंगटे खड़े हो चुके थे। इधर खुशबू और आयशा की आंखों में तो आंसू आ चुके थे, पर जो इधर ईशानी होती उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। उसकी हाथों की मुट्ठी बंध जाती है, उसकी जो नसें थी वो उसकी स्किन पे झलकने लगी थी। इधर जो ईशानी है वो सीधे उस फोन को टेबल पे रखती है और चली जाती है वो अपने कैबिन से बाहर। इधर जो खुशबू और आयशा होते हैं वो भी ईशानी के पीछे भागते हैं, पर जो ईशानी थी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो जल्दी से जाती है लिफ्ट में। इधर वो लिफ्ट का दरवाज़ा बंद होने वाला होता है, तभी लिफ्ट के अंदर खुशबू और आयशा भी आ जाते हैं। इधर आयशा देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईशानी मुझे नहीं पता था कि सौर्य ऐसी हरकत करेगा, हम लोग उसे पुलिस में सौंप देंगे। इधर जैसे ही आयशा ने ये कहा था, जो ईशानी होती है वो गुस्से में देखती है आयशा की तरफ, और वो इतनी ज़्यादा गुस्से में थी कि आयशा के वर्ड उसके कान में चुभ रहे थे, इसीलिए वो आयशा की कॉलर पकड़ लेती है और कहती है, पुलिस को नहीं, उस सौर्य और अंकित वो चौरसिया को तो मैं देखूंगी आज। आज इनके शरीर से ना मैंने इनकी खाल नहीं निकाल दी तो मेरा नाम ईशानी कपूर नहीं। जैसे वो स्वर्णिमा तड़पी है ना, वैसे मैं इनको तड़पाऊंगी। देख लेना, बस हाथ लग जाए। खुशबू, जल्दी से इनका पता लगाओ कि ये है कहाँ पे। कहीं भी छुपे पड़े हो, इनको कुत्ते की तरह बाहर निकालो, और पहले वो पता करो कि ये वीडियो किसने हमारे पास पहुंचाया है। उसका पता लगना ज़्यादा ज़रूरी है। जिस हालत में बॉडीगार्ड ने बताया कि जिस हालत में था, उसकी जान को खतरा हो सकता है। बॉडीगार्ड से कहकर उसका स्केच बनवा, कुछ भी करो, कंपनी की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज करो, चेक करो, पता लगाओ कि वो कौन था। यस यस रानी मैम, अभी पता लगाती हूँ दोनों लोगों का। इतना कि जो खुशबू है वो कॉल करती है। इधर खुशबू ने कॉल किया था और इधर लिफ्ट का दरवाज़ा खुल चुका था। इधर जो ईशानी, खुशबू और आयशा होते हैं वो लोग बाहर जाने लगते हैं। इधर जो खुशबू थी वो कॉल पे ही बात कर रही थी किसी से। इधर जो ईशानी, आयशा, खुशबू होते हैं वो अपनी कार की तरफ बढ़ ही रहे थे, तभी वहाँ पे वो पुलिस वाला चौरसिया आ जाता है। इधर वो ईशानी के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, ओह मिसेस रानी कपूर, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उस बच्ची की, आपने मंगाई थी ना? मैंने कहा था आपसे कि एक्सीडेंट हुआ है, एक ट्रक कुचल के चला गया था, आप मान नहीं रही थी। अब तो पोस्टमार्टम में भी यही निकल के आया। उधर जो ईशानी थी वो पहले से ही गुस्से में थी, और जब से उस वीडियो में इस पुलिस वाले को देखा था तब से उसका खून खौल रहा था। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है उस पुलिस वाले की तरफ और अपना फ़ोन कट कर देती है। तो जो आयशा, खुशबू, ईशानी ये देख रहे थे उस पुलिस वाले की तरफ। इधर जो पुलिस वाला होता है वो थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है, क्या हुआ, आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? आपने ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगाई थी ना, तो ये रिपोर्ट पकड़ी। इधर जो ईशानी होती है वो उन रिपोर्ट्स को हाथ में पकड़ती है। इधर वो उसका रैपर होता है वो खोलती है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को पढ़ने लगती है। इधर वो कुछ सेकंड तक उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखती है। इधर वो अपने दोनों हाथों से पकड़कर उन पेपर्स को फाड़ देती है और कहती है, तो उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। हाँ हाँ मिस कपूर, उस बच्ची का एक्सीडेंट हुआ है। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये निकला है। इधर जो ईशानी थी, जैसे ही पुलिस वाले ने ये कहा था, इधर जो ईशानी होती है उसका कॉलर पकड़ लेती है और उसको घसीटते हुए ले जा रही थी ऑफिस के अंदर। इधर जो नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जो एम्प्लॉयज़ थे वो देख रहे थे ईशानी को ऐसा करते हुए, पर कोई कुछ भी नहीं बोलता है। इधर जो ईशानी है वो उस पुलिस वाले को घसीट कर बेसमेंट के दरवाजे के सामने लाकर खड़ा कर देती है। इधर वो देखती है उस पुलिस वाले के फेस की तरफ और उसके बालों को पकड़कर खींच देती है। इधर पुलिस वाले का फेस ऊपर की तरफ हो गया था। इधर ईशानी उसके बालों को और खींचते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगा कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा कि तुमने इस बच्ची के साथ क्या किया? हाँ, मैं उस बच्ची को तो वापस नहीं ला सकती, पर तुम्हें इतनी ज्यादा बदतर मौत दूंगी ना कि तुम्हारी रूह तक कांप जाए। इतना कहकर जो ईशानी होती है उसके सीने पे लात मारती है। तो जो पुलिस वाला होता है वो जो दरवाजे के पास खड़ा हुआ था वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे चला जाता है। उधर जो आयशा होती है वो ये सब थोड़ा सा देख के डर जाती है, और खुशबू के चेहरे पे डर की एक लकीर भी नहीं थी।
इधर जो ईशानी है वो धीरे से सीढ़ियों से उतरने लगती है। इधर जो पुलिस वाला होता है वो थोड़ा-सा सिर उठाकर देखता है ईशानी की तरफ। पुलिस वाले का सिर थोड़ा-सा फट चुका था, उसके मुँह से खून बह रहा था। इधर वो कहता है, "तो तुमको सब पता चल गया, पर मैं इन सब में अकेले नहीं था। पर मैं ये भी नहीं बताऊँगा कि इसमें कौन-कौन थे।" इधर जो ईशानी होती है वो सिर्फ मुस्कुराती है थोड़ा-सा। इधर वो झुककर बैठती है उस पुलिस वाले के सामने और सीधे उसके सिर के बाल पकड़कर उसका फेस ऊपर करती है और कहती है, "तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही इतने साल बिज़नेस में दिए हैं? लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। ये मेरी बाएँ हाथ का खेल है, पर उससे पहले मैं तुम्हें मौत के घाट उतारूँगी।" इतना कहकर जो ईशानी होती है वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ। इधर जो बॉडीगार्ड है वो बेसमेंट की सीढ़ियों के थोड़ा सा ऊपर खड़े थे। इधर जैसे ही ने ईशानी ने उनकी तरफ देखा था, इधर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो गन आकर देते हैं ईशानी को। इधर जो ईशानी है वो बॉडीगार्ड की तरफ देखती है, तो जैसे ही बॉडीगार्ड की तरफ देखती है बॉडीगार्ड उस पुलिस वाले को पकड़ कर खड़ा हो जाते हैं। इधर जो ईशानी होती है वो जाती है उस पुलिस वाले के सामने और उसका मुंह खोलती है, उसमें गन घुसेड़ देती है और कहती है, "ये है तुम्हारी सज़ा।" इतना कहकर वो गन को रीलोड करती है। उसने गन को रीलोड किया था तभी खुशबू का फ़ोन रिंग होता है। तो जो ईशानी है उसका ध्यान खुशबू पे जाता है। तो जो खुशबू है वो फ़ोन उठाती है और जैसे ही वो फ़ोन पे उठा के बात करती है, उसकी आँखें बड़ी-बड़ी हो गई थी। इधर खुशबू कहती है, "मैम, इस पुलिस वाले को अभी मत मारिए।" "क्या हुआ खुशबू?" "मैम, वो जिस आदमी ने हमें ये वीडियो मतलब फ़ोन दिया था, वो और कोई नहीं लारा का पति अंगद है, अंगद श्रीवास्तव। और मैम सीसीटीवी में अभी पता चला है कि उसको कुछ लोग किडनैप करके ले गए। मैम यही बता सकता है कि अंगद कहाँ पे है, तो मैम इसको अभी मत मारिए।" तो जो शानी होती है वो उसके मुँह से गन निकाल लेती है। इधर जैसे ही गन उसके मुँह से निकली थी, इधर जो पुलिस वाला होता है वो मुस्कुराता है और जैसे ही वो मुस्कुराता है उसके मुँह से थोड़ा-सा खून ज़मीन पे गिरता है और कहता है, "मारो ना, मारो, मारो ना, मारो।" "नहीं मार सकते तुम लोग, और मैं बिल्कुल नहीं बताऊँगा कि कहाँ हैं वो लोग। पता लगाओ तो पता लगा लो।" तो जो खुशबू होती है वो कहती है, "मैम, और आई एम सॉरी, अंकित और शौर्य की लोकेशन नहीं मिली मुझे। पता नहीं कहाँ पे हैं, जहाँ पे उनकी लोकेशन का पता नहीं लग पा रहा है। मैम यही है जो हमें बता सकता है।" इधर जैसे ही पुलिस वाला खुशबू की बात सुनता है वो और मुस्कुराता है और कहता है, "मैं नहीं बताऊँगा।" इधर जो शानी होती है वो बस देख के मुस्कुराती है उस पुलिस वाले की तरफ और कहती है, "तू नहीं बताएगा ना? मैं जानती हूँ तू नहीं बताएगा, पर तुझसे कैसे उगलवाना है ये मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ।" इधर वो बॉडीगार्ड्स को इसे छोड़ने का इशारा कर देती है। तो बॉडीगार्ड्स उसे छोड़कर अलग हो जाते हैं। जैसे ही उन्होंने छोड़ा था वो पुलिस वाला ज़मीन पे गिर जाता है। इधर जो ईशानी है वो कुछ उन्हीं बॉडीगार्ड्स की तरफ देखती है। उसका बस उंगलियों से कुछ इशारा करना होता है। इधर जो बॉडीगार्ड थे वो बेसमेंट के बाहर कुछ लेने के लिए चले जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो बस गुस्से में उस पुलिस वाले की तरफ देख रही थी। उधर वो अपने कदमों को आगे बढ़ाने लगती है। इधर जो पुलिस वाला था वो अपने कदमों को पीछे लेने लगता है। इधर ईशानी जाती है एक कॉर्नर की तरफ, वहाँ से डंडा उठाकर लाती है। इधर जो ईशानी है वो डंडा उठाती है और खींच के मारती है उसके पैरों में। इधर उस पुलिस वाले का पैर वहीं पे टूट जाता है। इधर पुलिस वाला ज़मीन पे गिर जाता है। उसकी हालत वैसे भी खड़े होने की नहीं थी, पर अब तो कतई उसकी खड़े होने वाली हालत नहीं बची थी। इधर जो आयशा थी वो ईशानी को रोकने के लिए आगे बढ़ती है। जो खुशबू होती है वो उसको पकड़ लेती है। इधर आयशा कहती है, "खुशबू मुझे रोकने दो, ईशानी को वरना वो उसे मार डालेगी। मैं ईशानी को कानून हाथ में नहीं लेने दे सकती। खुशबू छोड़ो मुझे, गलत कर रही है वो।" "कुछ गलत नहीं कर रही है ईशानी मैम, जो कुछ कर रही है वो सही कर रही है, और अगर आप अभी गई तो आपके लिए भी अच्छा नहीं होगा आयशा मैम। और किस कानून की बात कर रही हैं आप? यहाँ किसी को इंसाफ नहीं मिलता। अभी ये केस बस एक्सीडेंट केस बनकर क्लोज हो जाता।" इतना कहकर जो खुशबू होती है वो आयशा को दो बॉडीगार्ड्स को सौंप देती है। इधर जो बॉडीगार्ड्स हैं वो आयशा को पकड़कर खड़ा हो जाता है।
इधर जिन बॉडीगार्ड्स को ईशानी ने ऊपर भेजा था कुछ लाने के लिए, वो लोग कुछ लेकर आ जाते हैं। इधर जो खुशबू होती वो उन बॉडीगार्ड्स से ले लेती है और आती है ईशानी के पास और कहती, ये लीजिए मैम, और इसको इतनी दर्दनाक मौत दीजिए मैम किसकी रूह तक कांप जाए। एक अनाथ बच्ची जिसको दिखाई नहीं देता है उसके साथ ही इतना बुरा करने में इसको जरा भी शर्म नहीं आई। तो जो ईशानी है वो उस इलेक्ट्रिक तार को पकड़ती है। जो एक बॉडीगार्ड था वो 440 वोल्ट की बैटरी लेकर खड़ा हुआ था। इधर एक बॉडीगार्ड जाता है और उस पुलिस वाले को जल्दी से चेयर में बांध देता है। इधर जो ईशानी है वो तार लेकर बढ़ रही थी उस पुलिस वाले की तरफ। इधर ईशानी उस तारों को बढ़ाती है उस पुलिस वाले के हाथ की तरफ। इधर जो खुशबू है वो जाती है उस बैटरी की तरफ। इधर जो खुशबू है उसका स्विच ऑन कर देती है। इधर जो ईशानी थी वो सीधे उसके हाथ में तार को लगा देती है। इधर पुलिस वाले को झटके लगते हैं। इधर ईशानी फिर से तार को हटा लेती है और कहती है, बताएगा कि अंकित कहाँ है और कहाँ छुपे बैठे हैं अंकित और सौर्य, बताओगे वरना इससे भी बदतर मौत दूं। इधर जो पुलिस वाला था वो नाम से हिलाता है। इधर जो ईशानी होती है उन तारों को फेंक देती है और कहती है, तुम्हारी आंखों में डर नहीं दिख रहा मुझे, जब तक डर नहीं दिखेगा तब तक तुम्हें मौत का दर्द महसूस नहीं होगा, जैसे उस सोनिमा को हुआ था नहीं होगा महसूस। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो जाती है एक साइड में रखी हुई बड़ी मशीन के पास और कहती है, इसे यहाँ लाया जाए और इस मशीन को ऑन किया जाए। तो जो बॉडीगार्ड्स हैं वो जल्दी से उस पुलिस वाले की चेयर के साथ उठाते हैं और मशीन के बीच में लाकर रख देते हैं। उधर जो खुशबू होती है वो उसका स्विच ऑन करती है। इधर जो आयशा थी वो झटपटा रही थी कि ईशानी ऐसा मत करो, पर जो ईशानी है वो आयशा की जरा सी भी नहीं सुनती है। इधर जो वो पुलिस वाला था वो देखता है लेफ्ट राइट की तरफ, जिससे दो ब्लेड उसकी तरफ बढ़ रहे थे। ब्लेडों की धार इतनी तेज थी कि अगर बीच में कोई लोहा भी आए तो उसे 5 मिनट में काट दे। ये तो फिर एक इंसान का शरीर था। इधर जो ईशानी होती है वो वहां से हट जाती है और देखती है पुलिस वाले की तरफ और कहती है, देखो अपनी मौत को धीरे धीरे तुम्हारे पास बढ़ रही है, अभी बता दो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगी, इतनी दर्दनाक मौत नहीं दूंगी तुम्हें, बोलो। इधर जो पुलिस वाला होता है वो देखता है लेफ्ट राइट, उसके सीने में अब डर बैठ चुका था कि जब सामने मौत होती है तो अच्छों अच्छों की नींद फट जाती है। इधर पुलिस वाला कहता है, रोक दीजिए इस मशीन को, मैं बताता हूँ, रोक दीजिए, मैं सब बताऊंगा। तो जो खुशबू होती है वो स्विच बंद कर देती है। तो जो ईशानी होती है वो जाती है उस पुलिस वाले के सामने और उसके कसकर बालों को पकड़कर खींच देती है और कहती है, बताओ कहाँ है अंगद और कहाँ दोनों छुपे बैठे हैं, जल्दी बताओ। इतना कहकर वो और भी कसकर बालों को खींचने लगती है। इधर पुलिस वाला कहता है, वो यहाँ से 30 किलोमीटर दूरी पे एक उनका फार्म हाउस बना है वही है, और मुझे अभी पता चला है कि उस जो लड़का है वो जिसका नाम अंगद श्रीवास्तव है उसकी बीवी को भी उठा लिया गया है। बस मुझे इतना ही पता है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके सामने अपनी जान की भीख मांगता हूँ, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, अगली बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। इधर जैसे ही आयशा सुनती है कि लारा को किडनैप कर लिया गया है, इधर वो बॉडीगार्ड्स को धक्का मारती है और सीधे बेसमेंट के ऊपर चली जाती है। इधर वो कार में बैठती है और निकल जाती है लारा को ढूंढने के लिए। दूसरी तरफ जो खुशबू और ईशानी थी उसने आयशा की तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। बॉडीगार्ड ने भी ध्यान नहीं दिया था, सोच रहे थे कि शायद ऊपर ही गई होगी। इधर जो ईशानी है वो पुलिस वाले की तरफ देख के मुस्कुराती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगी? नहीं, इतना घिनौना काम करने के बाद तुम मुझसे उम्मीद रखते हो कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। इतना कहकर वो सामने खड़े बॉडीगार्ड से गन छीन लेती है और उसके मुंह में घुसेड़ कर सीधे 2 बार गन चला लेती है। इधर वो पुलिस वाला वहीं पे मर जाता है। इधर वो देखती है बॉडीगार्ड की तरफ और कहती है, इसकी बॉडी को ठिकाने लगा देना। इतना कहकर ईशानी और खुशबू मुड़ते हैं पीछे तो देखते हैं आयशा वहाँ पे नहीं है। खुशबू कहती है, आयशा खड़ी थी यहाँ पे कहाँ गई? वो तो मैम अभी थोड़ी देर पहले बेसमेंट से बाहर
निकल गई गुस्से में। इधर जो ईशानी और खुशबू होते हैं वो भागते हैं बेसमेंट से बाहर। इधर वो आते हैं बाहर तो देखते हैं आयशा की कार मिसिंग है। उधर वो वॉचमैन से पूछते हैं तो आयशा वही फार्म हाउस की तरफ गई थी। इधर जो खुशबू और ईशानी और कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो भी बैठ जाते हैं कार में। इधर वो भी फार्म हाउस की तरफ जल्दी से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो अंकित था वो अंगद के सिर को अपने जूते की नोक से जब दबाए हुए था। इधर वो सर को दबाते हुए और कहता है, बताओ वो वीडियो क्लिप कहाँ है अंगद, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा यहीं पे। इधर जो अंगद था वो नामे से हिलाता है। इधर जो सॉरी होता है वो डंडा उठाता है और मार देता है उसके पैर पे। उधर अंगद की एक दिल दहला देने वाली चीख निकल जाती है। उधर अंकित कहता है, मारना बंद कर दो, मर मना जाएगा साला, फिर वो क्लिप के बारे में नहीं बताएगा। अभी इसकी बीवी आती होगी, सब पटर पटर तोते की तरह उगलेगा। अंकित कहता है, ये चौरसिया कहाँ मर गया साला, फोन ही नहीं उठा रहा है। सॉरी कहता है, पड़ा होगा कहीं। इतना ही कहा था सॉरी ने, तभी वहां पे 2-3 आदमी लारा को पकड़ कर ले आते हैं। तो उन्होंने लारा की गर्दन पे चाकू रखी होती है। जैसे ही अंगद देखता है लारा को वो रोने लगता है। इधर जो लारा होती है जैसे ही अंगद को इस हालत में देखती है वो आगे बढ़ने लगती है, बट जो गुंडे थे उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पे चाकू आगे लगा देता है। इधर अंगद कहता है, अंकित सॉरी ऐसा मत करो प्लीज, लारा को छोड़ दो। सॉरी कहता है, छोड़ दे, छोड़ दे, तुम्हारी बीवी को छोड़ दे, तो जल्दी से बताओ वो क्लिप कहाँ है। इधर लारा कहती है, अंकित तुम्हारी हालत कैसी हुई और तुम यहाँ का क्या कर रहे हो, तुम्हारे ये सर से खून, हाथ पैर से खून, अंकित तुम्हें क्या हुआ है और ये किस क्लिप की बात कर रहे हैं। इधर जो अंकित होता है धीरे से उठने की कोशिश करता है, पर जो सॉरी होता है उसे लात मार देता है और कहता है, पहले बता क्लिप कहाँ है। अंकित कहता है, वो क्लिप मेरे पास नहीं है। सॉरी कहता है, क्या मतलब है तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास फोन था तुम्हारा, तो कहाँ डाला तुमने। अंगद कहता है, वो क्लिप मेरे पास नहीं है, मैंने ईशानी के बॉडीगार्ड को दे दी थी। अंकित कहता है, झूठ बोल रहा है साला, ये ऐसे नहीं मानेगा, ये ऐसे नहीं बताएगा, इसकी बीवी को मारो तो बोलेगा साला। इतना देखो जो सॉरी होता है वो जाता है लारा के पास। इधर वो लारा के बालों को पकड़ता है और सीधे जमीन पे धक्का दे देता है। तो जो लारा है वो गिर जाती है जमीन पे। वो जैसे ही जमीन पे गिरी थी उसके पेट में थोड़ा सा दर्द होने लगता है। अंकित कहता है, ऐसा मत करो यार, उसके पेट में मेरा बच्चा है, मेरे पास सच में क्लिप नहीं है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। सॉरी कहता है, छोड़ दे, छोड़ दे, तुम हमारी मौत की चिता तैयार करके आया, अब तुम्हें छोड़ दे। नहीं, तुम दोनों लोग भी भगवान के पास ही जाओगे, जाओगे तुम लोग भगवान के पास। इतने देखो जो सॉरी होता है वो बढ़ता है लारा की तरफ। जो वो लारा को डंडा मारने वाला होता तभी उसके बीच में अंगद आ जाता है। इधर वो डंडा अंगद के पीठ पे बहुत तेज लगता है। अंगद के मुंह से एक खून की बूंद लारा के फेस पे गिरती है जाकर। इधर जो लारा है वो देखती है अंगद के फेस की तरफ, उसके आंखों में आंसू आ चुके थे। इधर लारा कहती है, मैं नहीं चाहती अंगद ये क्या मांगे, पर तुम्हारे सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं। अंगद प्लीज इन्हें जो कुछ मांग रहे थे तो हमारे बच्चे के लिए थे तुम। तो जो अंगद है वो बस थोड़ा सा मुस्कुराता है और कहता है, अगर हमारी एक बेटी हुई तो इन जैसे हमारों ने उनके साथ ऐसा किया तो लारा, मैं मर भी जाता ना तो वो क्लिप इनको नहीं देता। बताए इन दोनों ने उस लड़के के साथ कितना गलत किया, अगर आगे चलकर हम मेरी भी बेटी हुई तो मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी के साथ ऐसा हो, इसलिए इन दरिंदों को सजा मिलनी जरूरी है। इसमें मेरी जान चली जाए तो मुझे कोई परवाह नहीं है। इधर जो सौर्य और अंकित होते हैं वो जैसे ही अंकित की बातों को सुनते हैं वो उसके बालों को पकड़कर खींच कर उसे दूर फेंक देते हैं। तो जो अंगद है वो दूर गिरता है जाकर। जो लारा है वो थोड़ा सा उठने लगती है। जो सौर्य होता है वो उसके माथे पे डंडा लगाते हुए कहता है, अगर तुम दोनों को जिंदा छोड़ दिया ना तो तुम लोग मेरे लिए मुसीबत बन सकते हो।
देखिए तुमको मरना होगा। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो डंडा उठाता है अपना और वो मारने ही वाला होता है लारा के सर पे। तभी जो ईवा होती है वो अपना हाथ आगे कर देती है। इधर वो डंडा ईवा के हाथ पे लगता है जाकर। आह! जैसे ही ईवा के हाथ पे वो डंडा लगा था, ईवा के मुंह से चीख निकल गई थी। इधर जो ऐसे ही अंगद और शौर्य ईवा को देखते हैं, ऐसा लग रहा है कि उनकी मौत बस उनके सिर पे बस नाचने वाली है। तो वो देखते हैं उन गुंडों की तरफ और कहते हैं, इसे कौन लाया यहाँ? मैंने बस इसकी बीवी को कहा था लाने के लिए, इसे कौन लाया यहाँ? जो ईवा है वो देखती है अंकित की तरफ और सौर्य की तरफ और कहती है, तुम लोग हो इसके पीछे। और अंकित तुम इतनी घिनौनी हरकत कर सकते हो? इतना कहकर वो सीधे लारा को जल्दी से उठाने लगती है, बट जो इधर सौर्य था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता है, भाभी इतनी जल्दी क्या है आपको? अब आप आ ही गई है तो आपको भी ऊपर पहुंचाना होगा। पहले आपके दो दोस्त मरेंगे फिर आप मरेंगी। जो ईवा है वो सौर्य का हाथ झटक देती है और खींच कर तमाचा मारती है सौर्य के। तो जो सौर्य होता है वो ईवा की गर्दन पकड़ कर घसीट कर ले जा रहा होता है दीवार की तरफ। इधर वो दीवार से लगा देता है और उसकी गर्दन को कसकर दबाने लगता है। इधर जो लारा होती है वो उठती है धीरे से और जाने लगती है युवा को बचाने के लिए। जो अंकित होता है वो लारा को पकड़ लेता है और कहता है, कहाँ इतनी जल्दी है तुम्हें उससे बचाने की? पहले खुद को तो बचा लो, खुद के बच्चे को तो बचा लो, फिर जाना उसके पास। इतना कहकर वो लारा के दोनों हाथों को पकड़ लेता है। जो जो अंगद है वो उठने की कोशिश करता है, बट जो बॉडीगार्ड होता है वो उसे उठने नहीं देते हैं वहां पर की। जो सौर्य है वो युवा की गर्दन और भी कसकर दबाने लगता है। फिर वो थोड़ा सा ऊपर उठाने लगता है। जो युवा है उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। इधर युवा सौर्य के हाथ पे कसकर मारने लगती है। इधर जो सौर्य है वो कुछ कहने ही वाला होता है, तभी सौर्य के सिर पर एक डंडा कसकर आके लगता है। इधर जो सौर्य है वो पहले एक हाथ ले जाता है अपने सर की तरफ, जिससे युवा के गर्दन की पकड़ छूट चुकी थी। इधर वो धीरे से मुड़ता है तो ये और कोई नहीं, आयशा थी। इधर जो आयशा थी वो बस गुस्से में जाकर गर्दन पकड़ लेती है सौर्य की और कहती है, हरामी कहेगी, मुझे तो अपना भाई बोलने में तुझे शर्म आती है। तुझे उस छोटी सी लड़की के साथ बदसलूकी में रहने की। इधर जो सौर्य होता है वो बस देखता है आयशा की तरफ और उसका हाथ झटक देता है और कहता है, तुम तो बोलो ही मत। लगता है तुम्हारी भी मौत आज नाच रही है आयशा दीदी। इतना कहकर जो शौर्य होता है वो जमीन पे पड़ा डंडा उठाता है, वो मारने ही वाला होता है आयशा की। तभी ईशानी वो डंडा पकड़ लेती है। इधर जो खुशबू होती है वो शौर्य की कसकर लात मारती है। इधर जो शौर्य है वो दूर गिरता है जाकर। पर जैसे ही शौर्य और अंकित ने ईशानी को देखा था, कहीं ना कहीं उनकी रूह में दहशत फैल चुकी थी। एक ऐसा डर जो चाहकर भी वो दूर नहीं भगा सकते थे। इधर जो ईशानी है वो देखती है ईवा की तरफ और बढ़ती है ईवा की तरफ। इधर वो धीरे से ईवा का हाथ पकड़ती है तो देखती है वहां पे डंडा पड़ने का निशान है। तो इधर उसकी गर्दन की तरफ देखती है तो वहां पे उंगलियों के निशान थे। इधर जो आयशा है वो जल्दी से लारा को उठाती है। इधर खुशबू अंगद के पास जाती है। इधर जो ईवा थी वो देखती है ईशानी की आंखों में और कहती है, ईशानी जी आपको पता है इन्हीं दोनों ने स्वर्णिमा को मारा है और उसके साथ बहुत गलत किया है। इधर जो ईशानी थी वो तुरंत हक कर लेती है ईवा को। तभी पीछे से आवाज आती है। तो ईशानी और खुशबू और अंगद मुड़कर देखते हैं तो शौर्य और अंकित ने आयशा और लारा पे गन रखी होती है और कहते हैं, हो गया प्रेम मिलाप, रो लिए एक दूसरे को देखकर, अब ऊपर जाने की बारी है। अंकित कहता है, मुझे ईशानी पहले तो डर लग रहा था, अगर तुम जान जाओगी तो क्या करोगी, पर नहीं अब नहीं डर लग रहा। लगता है आज पूरी कपूर खानदान की मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मतलब जो ईशानी होती है वो बस देखती है दोनों की तरफ और बस मुस्कुराती है
और कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी आसानी से आ गई और तुम लोग इतनी आसानी से जीत जाओगे? नहीं। इतना कहकर वो उस बस ताली थोड़ी सी बजाती है, पूरे बॉडीगार्ड्स की फोर्स आ जाती है वहाँ पे। इधर कुछ बॉडीगार्ड्स अंकित के सिर पे बंदूक रखते हैं और कुछ बॉडीगार्ड्स सॉरी के सर पे। ईशानी कहती है, तुम एक गोली चलाओगे और मेरी बॉडीगार्ड्स तुम्हारे खोपड़ी की चीथड़ी उड़ा देगी, तो ये गन आयशा और लारा पे से हटा लो। इधर जो शौर्य और अंकित होते हैं वो गन हटा लेते हैं लारा और आयशा पे से। इधर जो अंकित और शौर्य के गुंडे थे वो बढ़ते हैं ईशानी के बॉडीगार्ड्स की तरफ। जो ईशानी के बॉडीगार्ड्स होते हैं वो पल भर में ही भूंज देते हैं इन लोगों को गोलियों से। इधर खून की छींटें लारा और हीमा पे भी गई थी। इधर जो खुशबू होती है वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, मैम अंगद की कंडीशन ज़्यादा ख़राब लग रही है, उसके पैर में भी काफ़ी ज़्यादा चोट है, सिर पे और उसके हर बॉडी पार्ट्स पे चोट है, मैम मैं इसे हॉस्पिटल ले जाऊँ? ईशानी देखती है अंकित की तरफ और कहती है, हाँ इसे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं इन्हें देख लूँगी। जो ईशानी देख रही थी अंगद की तरफ, तो जो सौर्य होता है वो आगे बढ़कर सीधे मार देता है मुक्का खींच के लारा के। इधर जो लारा है वो पेट के बल इस बार गिर जाती है। इधर लारा के पेट में काफ़ी ज़्यादा तेज दर्द होता है। इधर जो बॉडीगार्ड्स हैं वो सौर्य को गोली मारने वाले होते हैं, बट जो ईशानी होती है वो रोक देती है। इधर वो देखती है पहले लारा की तरफ और वो देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, खुशबू अंगद और लारा को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाओ। इधर जो खुशबू और कुछ बॉडीगार्ड्स होते हैं वो जल्दी से अंगद और लारा को उठाते हैं और वहाँ से ले जाते हैं। इधर बॉडीगार्ड्स ने सौर्य और अंकित को पकड़ लिया था। इधर जो ईशानी होती है वो सौर्य और अंकित के कसकर बालों से को पकड़ती है और कसकर खींच देती है। इधर जो आयशा थी वो भी आती है आगे और खींच कर मारती है सौर्य के पेट में एक लात और कहती है, मुझे ना अपना भाई कहते हुए भी शर्म आती है तुझे, तू एक लड़की के साथ इतना गलत करेगा, और लारा उसके पेट में एक बच्चा था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी शौर्य, आजा। इतना कहकर जो आयशा होती है वो सौर्य का गला पकड़ लेती है। तो जो ईशानी होती है वो हाथ पकड़ लेती है आयशा का और कहती है, इतनी आसान मौत नहीं, बिल्कुल नहीं। इधर शौर्य कहता है, हर बार नाइंसाफी तो हुई है मेरे साथ, तुम इतने और मैं अकेला। इतना कहा ही था शौर्य ने, तभी जो ईशानी होती है वो बॉडीगार्ड्स को उसे छोड़ने का इशारा कर देती है। इधर बॉडीगार्ड्स उसे छोड़ देते हैं। इधर जो शौर्य होता है इससे पहले कुछ बोलता, जो ईशानी होती है उसके मुंह पे खींच कर एक लात मारती है। इधर जो शौर्य होता है वो एक दीवार से टकरा जाता है जाकर और कहती है, मैं तुम्हारे लिए सिर्फ अकेले काफ़ी हूँ, मैं तुम्हें इतनी आसान मौत नहीं दूंगी। जैसे उस चौरसिया को तड़पा तड़पा कर मारा है ना, वैसे तुम्हारी हालत करूंगी, बल्कि उससे बदतर करूंगी तुम्हारी हालत। और अकेली, अरे अकेली की बात तुम क्या करते हो, उस छोटी सी बच्ची के बारे में तुमने नहीं सोचा। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो एक कांच की एक स्लाइड होती है वो उठाती है, इधर वो मारती है सौर्य के सिर पर। इधर जो सौर्य होता है वो जमीन पे गिर जाता है। इधर ईशानी देखती है अंकित की तरफ, उसके कसकर गर्दन को पकड़ती है और सीधे दीवार में लड़ा देती है जाकर। इधर जो अंकित होता है वो धक्का देता है एक बार ईशानी को, बट जो ईशानी होती है वो संभल जाती है और फिर से आती है अंकित के पास और उसके पीछे के बाल पकड़ते हुए उसे जमीन पे लिटा देती है और घसीटते हुए ले जाती है कुछ सीढ़ियों की तरफ। 4-5 ही सीढ़ियाँ थी वहाँ पे और उसमें घुसेड़ देती है जाकर। इधर जो अंकित है वो जमीन पे ऐसे ही तड़पने लगता है। उधर जो ईवा थी जैसे ही ये नज़ारा देखती है उसकी हार्ट बीट तेज हो जाती है, उसके फेस पे पसीना और बॉडी पे पसीना होने लगता है। ऐसा लग रहा था कि वो ये सब देख नहीं पा रही है। इधर जो सौर्य होता है वो जल्दी से बढ़ता है ईशानी की तरफ उसे मारने के लिए, बट जो ईशानी होती है उसको गर्दन से पकड़ कर सीधे पटक देती है वहीं पे। इधर वो देखती है कुछ बॉडीगार्ड्स की तरफ। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं शौर्य और अंकित को। इधर
वो उनके हाथ पैरों को बांध देते हैं। इधर जो ईशानी थी वो बस देखती है इन दोनों की तरफ और ज़मीन में धीरे से बैठ जाती है और कहती है, पता है तुम दोनों को, मैं ये खून खराबा कभी चाहती ही नहीं थी, पर हर एक बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि मेरे सामने ऐसा करना मेरी मजबूरी बन जाती है। इन्हीं हाथों से छुआ था ना उस बच्ची को। वो तड़प रही होगी, कह भी रही होगी कि मुझे छोड़ दो। उस बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने उसे मार डाला? बोलो, इन्हीं हाथों से छुआ था ना। इतना कहकर वो उनके धीरे से पीछे खिसकती है और उनकी पीठ की तरफ देखती है जो हाथ बंधे हुए थे, और फिर से आती है बैठते हुए ही सामने। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थी खून की तरह। उसकी आंखों में आंसू और हाथ की सारी नसें उखड़ आई थी, और कहती है, उसको ट्रक के सामने भी फेंक दिया, उस बेचारे अंगद को भी मारा, एक एक प्रेग्नेंट लड़की की भी नहीं सोचा तुमने दोनों ने। इंसान तो लग नहीं रहे तुम दोनों, हैवान हो ना। और हैवानों को मैं बहुत अच्छे तरीके से मारती हूँ। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो सामने पड़े डंडे को उठाती है और सीधे इनके मुंह पर मार देती है। इधर दोनों लोगों के कम से कम 20 दांत टूट चुके थे। मुंह से खून की नदी ऐसा लगता है बह रही थी। जो ईशानी है वो उनके बालों को पकड़ती और घसीटते हुए ले जा रही थी। इधर जो युवा है वो पीछे खिसक रही थी। आयशा उसे रोकना तो चाहती थी, पर लारा, अंगद और उस बच्ची की ऐसी हालत को देखकर वो अपने भाई को मरता हुआ देखकर भी आगे नहीं बढ़ती है। ना ही वो मारने में हाथ बढ़ा रही थी ईशानी का, ना ही वो उसे रोकने जाती है। इधर जो युवा थी वो बस अपने मुंह पे हाथ रख के पीछे खिसक रही थी। इधर जो आयशा है वो जाती है युवा के पास, उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, बट ईशानी को ऐसी हालत में देखकर युवा की रूह कांप रही थी। इधर जो ईशानी है वो जरा सा भी तरस नहीं खाती इन दोनों पे। इधर वो अपने जूते इन दोनों के सर पे रखती है और कसकर दबाने लगती है और कहती है, ऐसे आई थी ना वो बच्ची, तुम लोगों के अंदर इंसानियत तो है नहीं, मेरे अंदर भी नहीं। इतना कहकर जो ईशानी होती है वो अपने पैरों को हटाती है, इनके बालों को पकड़कर फिर से इनको खड़ा करती है। इधर ईशानी के फेस पे, हाथ पे सब खून खून हो चुका था। इधर वो देखते हैं कुछ बॉडीगार्ड्स की तरफ। इधर जो बॉडीगार्ड्स होते हैं वो उन्हें उठाकर फिर से बैठाते हैं। ईशानी कहती है, अंकित के हाथ खोल दो। इधर जो बॉडीगार्ड होता है वो अंकित के हाथ खोल देता है। इधर जो ईशानी है वो जाती है अंकित के पास और उसका हाथ पकड़ती है और धीरे से उस हाथ को टच करती है और कहती है, यही हाथ है ना तुम्हारे, इन्हीं हाथों से छुआ था उस बच्ची को। जो अंकित था वो डर कर देख रहा था ईशानी को। पता है अंकित, मैं उस बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाना चाहती थी कि वो इस दुनिया को देख सके, वो इस जिंदगी को जी सके। पर सच बताऊं तो ये दुनिया थी ही नहीं उसके लिए। पर ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए भी नहीं है। इतना कहकर वो सीधे चाकू उठाती है और मार देती है अंकित के हाथ पे। इधर आगे का सीन देखने वाला नहीं था। अंकित वहीं पे तड़पने लगता है। उधर जो शौर्य होता है उसका ये देखकर रूह कांप जाती है। ईवा तो वहीं पे गिर जाती है जमीन पे। इधर जो आयशा है वो भी अपना सिर दूसरी तरफ कर लेती है। इधर वो ईवा की आंखों पे भी हाथ रख दे रही है। ईवा के मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था। इधर जो ईशानी होती है वो मारती है लात सीधे अंकित को। इधर जो अंकित होता है वो सीधे एक फैक्ट्री के बाला टाइप में था उसमें घुस जाता है जाकर। इधर ईशानी देखती है सौर्य की तरफ। इधर जो सौर्य था वो पीछे घिसटने लगता है। इधर जो ईशानी होती है वो मुस्कुराती है और कहती है, ऐसी क्या दुश्मनी थी मुझसे कि तुमने उस बच्ची को नहीं छोड़ा? मरते तुम तो तुम्हें मुझसे आकर बात करनी चाहिए थी। क्या नहीं दिया मैंने तुम्हें बचपन में? हर शौक, हर जरूरत, हर चीज दी है मैंने तुम्हें। इकलौते भाई थे तुम हम दोनों के, जमीन जायदाद सब दी तुम्हें, फिर भी इतना बड़ा धोखा।
दुश्मनी मुझसे थी तो तुम मुझसे निकालते, पर उस बच्चे के साथ तुमने अच्छा नहीं किया। इतना का जो ईशानी होती है वो खड़ी होती है और सीधे हाथ में डंडा पकड़ती है और मारने लगती है शौर्य को। शौर्य की हालत अब देखने वाली नहीं थी। इधर जो आयशा थी वो रोने लगती है। भाई कितना भी गलत कर ले पर बहन का दिल पसीज ही आता है। इधर जो आयशा है वो रोते हुए उठती है और ईशानी का हाथ पकड़ लेती है। इधर जैसे आयशा ने ईशानी का हाथ पकड़ा था, जो ईशानी है उसके आंखों से भी आंसू निकल आते हैं। तो जो शौर्य था वो जमीन पे पड़ा हुआ था, उसकी उठने जैसी भी हालत नहीं बची थी। इधर जो ईशानी है वो आयशा को हक कर लेती है और कहती है, ऐसा क्यों होता है आयशा की हर बार कोई अपना ही सामने आ जाता है, जिसको हम राखी बांधते थे आज उसे ही मारना पड़ रहा है। इधर इतना कहकर वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे बचपन के सारे सीन याद आ रहे थे। गार्डन में सबके साथ खेलना, साथ में स्कूल जाना, साथ में होमवर्क करना, सब याद आ रहा था। पर उसे एक बात और याद आती है कि दादी ने क्या कहा था। देखो ईशानी बेटा, गलत कोई अपना हो या पराया, गलत गलत होता है और गलत को सजा देने में हमारे हाथ कभी नहीं कांपने चाहिए। अगर गलत करने वाला कोई अपना भी हो तो उससे उतना ही दंड मिलना चाहिए जितना हम परायों को देते हैं। मैं जानती हूँ ये करना बेटा आसान नहीं होता है, पर गलत गलत होता है। और हाँ, कल जो हुआ होता है उसे भूलकर हमें आगे बढ़ना पड़ता है, ये बात मेरी याद रखना। इधर ईशानी को ये सारी बातें याद आ रही थी। इधर जो ईशानी है वो आयशा से अलग होती है। इधर वो खड़ी होती है, अपने आंसुओं को पोंछती है और देखती है शौर्य को जमीन पे पड़ा हुआ। शौर्य की हालत कुत्ते से भी बदतर हो चुकी थी, वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। इधर जो ईशानी होती है वो सामने पड़ी गन को झुककर उठाती है और शौर्य की तरफ पॉइंट करती है। जो आयशा थी वो उसका हाथ धीरे से पकड़ लेती है और ना में गर्दन को हिलाती है। और जो ईशानी होती है वो बस शौर्य की तरफ देखती है और गन चला देती है। इधर वो गन की गोली सीधे शौर्य के सीने में लग जाती है जाकर। इधर शौर्य वो वहीं पे मर जाता है। इधर ईशानी और आयशा के कान में शौर्य की आवाज के नाम की आवाज सुनाई देती है। इधर वो दरवाजे की तरफ देखते हैं तो दादी, श्वेता, नंदिनी, प्रताप, देवराज खड़े हुए थे। इधर जो नंदिनी, प्रताप और श्वेता, देवराज होते हैं आते हैं भागकर शौर्य के पास। इधर वो उसे उठाते थे। जो नंदिनी होती है वो देखती है जैसे ही शौर्य को इस हालत में, एक माँ का दिल वहीं पे टूट जाता है। इधर वो देखते हैं ईशानी की तरफ। इधर जो ईशानी आयशा थे वो बस स्टैचू बने बैठे थे। इधर जो ईवा थी वो तो एक कोने में सिमट कर बैठी हुई थी। इधर जो दादी है वो पकड़ कर हिलाती है ईशानी को और कहती है, ये क्या किया ईशानी तुमने, क्यों मारा शौर्य को। इधर जो ईशानी थी वो कुछ नहीं बोलती। इधर जो नंदिनी होती है वो उसके कॉलर पकड़ लेती है। इधर श्वेता होती है वो भी आती है ईशानी के सामने और कहती है, क्यों किया बेटा ईशानी तुमने, भाई था तुम्हारा वो। इधर जो बॉडीगार्ड्स खड़े थे उसमें से एक बॉडीगार्ड आता है और कहता है, दादी जी वो। इधर इतना कहकर वो सारे काम शौर्य को बताने शौर्य के सारे गंदे कामों को बताने लगता है। इधर जो दादी थी वो जो रो रही थी उनके आंखों के आंसू सूख जाते हैं। बट जो नंदिनी होती है उन्होंने अभी तक ईशानी की कॉलर नहीं छोड़ी थी और उसके कॉलर को कसकर खींचते हुए कहती है, माफ नहीं कर सकती थी उसे, तुम्हारा भाई था वो, हाथ नहीं कांपे तुम्हें अपने भाई को मारते हो। इधर जो प्रताप थे वो भी शौर्य को पकड़ कर रो रहे थे। इधर वो नंदिनी को संभालते हैं और कहते हैं, खा गई हमारी बच्ची को, और जो तुम आयशा को इतना सगा मारती हो इसने हमारे बच्चे को मार डाला। इतना जैसे ही नंदिनी सुनती है, जो नंदिनी होती है वो ईशानी का कॉलर छोड़ देती है और शौर्य को पकड़ कर रोने लगती है। कहना आसान होता है पर एक माँ का दिल नहीं मानता। बच्चे ने कितना भी गलत किया हो पर एक माँ का दिल कभी अपनी बच्ची की मौत नहीं चाहेगा। भले माँ जितना भी जानती हो कि मेरे बच्चे ने कितना गलत किया है। इधर जो दादी होती है वो ईशानी के शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है, कुछ गलत नहीं किया है तुमने, जिसने गलत किया था उसे उसकी सजा मिल गई।
इतना कहकर जो दादी होती वो जाती है नंदिनी के पास और उसे पकड़ कर उठाने लगती है और कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, नंदिनी तुम्हारा बेटा मरा है। इधर जो प्रताप होते हैं वो सामने बड़ा कुछ उठाते हैं और सीधे फेंक देते हैं सामने दीवार पर और कहते हैं, माँ आप हमेशा भेदभाव करती आई है, आपको जरा भी दुख नहीं है कि मेरा बेटा मरा है। इधर दादी इस पर कुछ कहती है, तभी वो देखते हैं कि वो चीज सीधे स्विच बोर्ड पर लगी है जाकर। इधर स्विच बोर्ड में सर्किट होते हुए, चिंगारी उठते हुए, वो सामने दीवार से होते हुए फिर ऊपर की छत से सीधे झूमर की तरफ जाती है। इधर वो झूमर ढीला पड़ने लगता है। इधर जो दादी शानी आयशा और प्रताप होते हैं वो देखते हैं ऊपर की तरफ। इधर जो दादी होती है वो पकड़ती है नंदिनी को, इधर जो आयशा होती है वो जल्दी पकड़ती है प्रताप को और ईशानी पीछे हट जाते हैं ये सब। इधर वो झूमर सीधे अंकित और शौर्य की बॉडी पे गिरता है आकर। इधर अचानक से बिजली की शॉर्टकट होने के कारण इनके शरीर में आग पकड़ लेती है। इधर ये लोग वहीं पे जलने लगते हैं। इधर नंदिनी चीख चीख कर वहीं पर रोने लगती है। प्रताप यहाँ तक कहो न कहो ईशानी और आयशा, दादी और श्वेता और देवराज की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। इधर नंदिनी, प्रताप और श्वेता बेहोश हो जाते हैं। उधर जो आयशा और देवराज और दादी होते हैं वो पकड़ते हैं इन सबको और बाहर की तरफ ले जाने लगते हैं। उधर जो ईशानी थी वो खड़े खड़े वहीं पे देख रही थी इनकी लाशों को जलते हुए और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। उधर वो अब देखती है इधर उधर तो कोई नहीं बचा था, बट ईवा एक कोने में बैठी हुई थी। उधर जो ईशानी है वो ईवा की तरफ बढ़ने लगती है। उधर दूसरी तरफ जो आयशा थी वो सबको कार में बिठा चुकी थी, सबको हॉस्पिटल के लिए भेज दिया था उसने। उधर वो अंदर आने लगती है। उधर जो ईशानी है वो ईवा की तरफ बढ़ रही थी, वो ईवा के पास जाती है और बैठती है उसके पास। इधर जो ईवा जैसे ही वो ईशानी को देखती है, ईवा की नज़र उसके खून से सने चेहरे पे जाती है। ईशानी की आंखें भी नहीं दिख रही थी, ईशानी के हाथ पूरे खून से रंगे हुए थे। इधर जो ईशानी अपना एक हाथ बढ़ाती है ईवा की तरफ, पर जो ईवा थी वो थोड़ा सा पीछे खिसकने लगती है। इधर ईशानी कहती है, क्या हुआ ईवा, तुम मुझसे डर क्यों रही हो? मैं ईशानी, तुम पीछे क्यों हट रही हो ईवा, मेरी बात सुनो ईवा। जो इधर ईवा थी वो पीछे खिसक रही थी। इधर जो ईशानी थी वो रुक नहीं रही थी, वो बढ़ रही थी ईवा की तरफ। इधर जो ईवा है वो अचानक से खड़ी होती है और जाने लगती है, पर जो ईशानी होती है वो इधर साइड वॉल में और उधर साइड वॉल में लगा देती है। तो जो ईवा थी वो ईशानी से डर रही थी। तुम मुझसे डर क्यों रही हो ईवा, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, कुछ गलत नहीं किया मैंने। इतना कहकर वो अपने हाथ को बढ़ाने लगती है ईवा की तरफ, बट जो ईवा थी वो ईशानी के हाथ की तरफ देख के डर रही थी। जो ईशानी थी वो उसके फेस की तरफ हाथ बढ़ा रही थी। तो जो ईवा है वो कहती है, ईशानी जी प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे मत मारिएगा, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इधर जो आयशा थी ये सब देख ली थी। इधर वो आती है ईशानी के पास और ईशानी को थोड़ा अलग करती है ईवा से और कहती है, ईशानी दिख नहीं रहा भाभी तुमसे डर रही है, पहले ये खून तो साफ करो जाकर खुद पे से। आयशा, इसे लगता है मैंने गलत किया है, ईवा को लगता है मैंने गलत किया है, इसलिए वो मुझसे डर रही है। इसे लगता है कि मुझे मजा आता है सबको मारने में, पर कोई मुझसे क्यों नहीं पूछता कि अपनों को मारना इतना आसान नहीं होता है। इतना देखो जो ईशानी होती है वो रोते हुए बैठ जाती है। तो जो आयशा होती है वो उसे संभालने लगती है, पर जो इधर ईवा होती है वो बेहोश हो जाती है। जो आयशा होती है वो भागती है ईवा की तरफ, तो जो ईशानी होती है वो भी भागती है ईवा की तरफ। इधर जो ईशानी होती है वो ईवा को गोद में उठाती है। इधर आयशा कहती है, भाभी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा, मम्मी और छोटी माँ और दादी भी गई हॉस्पिटल और लारा भी है उसी हॉस्पिटल में और अंगद भी। भाभी को उसी हॉस्पिटल में ले चलते हैं, पर पहले तुम ये खून साफ कर लो। इतना देखो जो आयशा होती है वो जल्दी से जाती है, इधर उधर पानी ढूंढने लगती है। इधर
कहीं पे उसे पानी मिलता है, इधर वो हाथ में भर के लाती और सीधे ईशानी के फेस पे मार देती है। इधर जो ईशानी का थोड़ा बहुत ज़्यादा ब्लड लगा हुआ था, वो चूक कर गिरने लगता है ईवा की बॉडी पे। तो जो ईवा थी वो बेहोश थी। ईवा की बॉडी पे ईशानी का सारा ब्लड गिर चुका था। ऐसा लग रहा था कि ईवा को बहुत ज़्यादा चोट आई हो। तो जो ईशानी और आयशा होती वो जल्दी से बैठते हैं कार में और इन्हें हॉस्पिटल की तरफ ले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ हॉस्पिटल में जो खुशबू है वो ऑपरेशन थिएटर के बाहर इधर उधर घूम रही थी। इधर डॉक्टर उस रूम से बाहर निकलती हैं और कहती हैं, मुझे तो लगा था कि मैं बच्चे या माँ से में से कोई एक को बचा पाऊंगी, बट गुड न्यूज़ है, बच्चे और माँ दोनों लोग सेफ हैं। बट बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है। कम मंथ में उसकी डिलीवरी हुई तो बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है और माँ की कंडीशन भी ज़्यादा ठीक नहीं है। और जो सेकंड पेशेंट है उसकी भी कंडीशन ज़्यादा ठीक नहीं है, पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। हम इन्हें मुंबई ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बच्चा लगभग 15 डेज़ तक ऑब्जर्वेशन में रहेगा, आईसीयू में रहेगा। उसे सांस लेने में दिक्कत आ रही है, काफ़ी बच्चा वीक हुआ है। और डॉक्टर, बच्चा ठीक है ना, मतलब कोई टेंशन की बात तो नहीं है? और लारा और वो एक, मतलब अंगद, हाँ डोंट वरी, सब ठीक है, बट थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैं उन्हें मुंबई के हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। डॉक्टर, बट एम्बुलेंस जाने में टाइम लगेगा। हाँ आई नो, पर इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम इन्हें प्राइवेट जेट से भेज दें तो? आपके पास है प्राइवेट जेट? हाँ नहीं, मतलब हम इनके लिए बुक कर देंगे। आप बताइए क्या इन्हें प्राइवेट जेट में भेजा जा सकता है? हाँ ऑफ कोर्स भेजा जा सकता है। हम बाकी की मशीन के अरेंजमेंट एम्बुलेंस की जगह आपके प्राइवेट जेट में करा देंगे। ये तो और भी अच्छा सोल्यूशन हो जाएगा, जल्दी से ये लोग मुंबई भी पहुंच जाएंगे। खुशबू कहती है, थैंक यू डॉक्टर। जो जो डॉक्टर होती है वो वहाँ से चली जाती है। इधर लारा का और अंगद का बच्चा आईसीयू में रखा हुआ था। बच्चा काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, बट वीक बहुत ज़्यादा था। इधर जो खुशबू है उधर उधर टहलने लगती है। तभी दो नर्स बातें करते हुए जाती हैं। आज क्या बात है, आज तो कपूर्स की पूरी फैमिली ही बीमार पड़ गई है। दूसरी नर्स कहती है, क्या हुआ, ऐसा क्यों कह रही हो? अरे मैंने अभी देखा, प्रताप कपूर और उनकी गायत्री कपूर नहीं, वो और पूरी फैमिली उनकी अभी 3rd फ्लोर पे है। अच्छा, अचानक से हुआ क्या इनको? मुझे क्या पता, मैंने तो बस देखा, तभी बता रही हूँ तुझे। चलो जल्दी से, बहुत काम है। इतना कहकर जो नर्सेस होती हैं वो वहाँ से निकल जाती हैं। तो जो खुशबू होती है वो जल्दी से भाग के जाती है 3rd फ्लोर पे। तो वो देखती है तो नंदिनी, प्रताप और श्वेता बेहोश पड़े हुए थे। अंदर वो आती है दादी के पास और कहती है, दादी सब ठीक है ना, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, सदमे के कारण बेहोश हो गए। और हाँ, उस बच्ची स्वर्णिमा की चिता को अग्नि हम दे आए थे, वहीं मशीन से जला दिया गया था। और सौर्य और अंकित इस दुनिया में नहीं रहे। जैसे ही खुशबू ये सुनती है, कहीं ना कहीं उसे भी बुरा लगता है। सौर्य और सबने बचपन एक साथ गुजारा था। तो अपने आंसू को पोंछते हुए कहती है, दादी वो लारा को एक बेबी बॉय हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा वीक, इसलिए डॉक्टर ने मुंबई ट्रांसफ़र करने के लिए कह दिया है हॉस्पिटल में। दादी कहती हैं, जितना भी खर्चा हो हमें बता देना, हम उसका भर देंगे। और उनके सास ससुर को इन्फॉर्म कर दिया जाए। सुना है उनके सास ससुर भी हैं तो वो लोग उनकी देखभाल के लिए मुंबई में रहेंगे। खुशबू कहती है, यस हाँ दादी, हो जाएगा। ईशानी मैम, आयशा नहीं दिख रही, और ईवा मैम वो लोग वहीं थे। शायद ईशानी ईवा को संभाल रही होगी, आ रहे होंगे, एक बार कॉल करके देख लो। जो खुशबू है वो कॉल करने वाली थी, तभी वहाँ पे ईशानी ईवा को गोद में उठाते हुए आ जाती है। तो जो दादी देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ईवा को क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं दादी, वो बेहोश हो गई बस। इतना कहकर वो सीधे एक रूम की तरफ ले जाती है ईवा को। उधर वो उसे लिटा देती है। तो जो नर्स है वो देखती है ईवा को और कहती है, इनका तो एक्सीडेंट हुआ है। उधर आयशा कहती है, इनका एक्सीडेंट नहीं हुआ है, वो सिर्फ बेहोश हुई है, ये ब्लड नहीं, मतलब ब्लड। इधर जो ईशानी वो आयशा के हाथ पे हाथ रख देती है और कहती है, कुछ नहीं, आप इनका इलाज कीजिए। और इनके हाथ में थोड़ी सी चोट है, देख के। यस आप बाहर जाइए, मैं
एक्सरे वगैरह कर लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ, आप चाहिए। तो जो ईशानी आयशा होते हैं वो बाहर निकल आते हैं। फिर ईशानी कहती है, खुशबू, लारा अम्मा ठीक है ना? हाँ मैम वो ठीक है, वो लारा को मुंबई और अमृत को दोनों लोगों को ट्रांसफ़र कर रहे हैं मुंबई के हॉस्पिटल में। बच्चा बहुत ज़्यादा वीक है, इसीलिए इसलिए मैम मैंने प्राइवेट जेट बुक कर दिया है। ठीक है, जितना भी खर्चा होता होगा दे देंगे हम। इधर थोड़े समय बाद लारा और अमृत को मुंबई के लिए रवाना कर दिया जाता है। इधर नंदिनी और श्वेता और प्रताप को भी होश आ गया था। इधर दादी कहती है, नंदिनी चलो घर चलते हैं। इधर जो नंदिनी होती है अपना हाँ में सिर हिला देती, पर प्रताप कहते हैं, मैं आपके घर में नहीं जाऊंगा माँ, आपने मुझे निकाला था और मुझे नहीं ज़रूरत, मेरा बच्चा चला गया, मुझे नहीं ज़रूरत किसी की, मैं अकेला ही रह लूँगा। इतना कहकर जो प्रताप होते हैं वो चले जाते हैं वहाँ से। तो जो नंदिनी होती है वो बस गुमसुम खड़ी थी। इधर जो श्वेता होती है वो नंदिनी को संभालती है। इधर जो ईशानी है वो जाती है नर्स के पास और कहती है, अभी उनको होश नहीं है मैम, उनको होश नहीं आया है, बस शी इज़ फाइन। लगता है वो बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर गई और उनके हाथ में थोड़ी सी चोट आई थी और बाकी सब ठीक है, आप उन्हें ले जा सकती हैं। ओके, मतलब कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको होश आ जाएगा अभी 1-2 घंटे में, आप ले जा सकती हैं। जो ईशानी होती है धीरे से युवा को उठाती है। ये लोग सब लोग कपूर मैंसन की तरफ निकल जाते हैं। इधर कपूर मैंसन में जो चिंकी थी वो लिविंग एरिया में बैठी हुई थी। उसको खबर ही नहीं कि क्या हुआ है, किसके साथ क्या हुआ है, उसे कुछ भी खबर नहीं थी। इधर चिंकी सोफे पे बैठी हुई कहती है, कहाँ चले गए सब लोग, आज तो कोई भी नहीं दिख रहा है। मैं सोच रही थी किसी के साथ मंदिर जाकर सोनीमा से मिल लूंगी, पर आज कोई दिख ही नहीं रहा है, एक भी ड्राइवर नहीं है, एक भी कार नहीं है। वैसे 20 कार खड़ी रहती है, पर आज एक भी कार नहीं है। चलो छोड़ो, मैं अपना होमवर्क कर लेती हूँ जाकर। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो अपने कमरे की तरफ चली जाती है। इधर थोड़े समय बाद सब कोई कपूर मैंसन में आ जाता है। इधर जो ईशानी थी वो ईवा को गोद में लिए हुए सीधे आती है रूम में। तो वो धीरे से ईवा को लिटा देती है। इधर वो जाती है बाथरूम में और शावर लेती है जाकर। पूरे टाइल्स पे खून खून हो गया था। इधर वो शावर लेकर आती है तो देखती है ईवा की तरफ, जिसके कपड़े भी थोड़े बहुत खून से सने हुए थे। तो वो धीरे से ईवा के कपड़े को चेंज करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद वो ईवा के कपड़ों को चेंज कर देती है और पास में ही आकर लेट जाती है वो ईवा के। इधर वो सिर्फ ईवा के फेस को ही देख रही थी। दूसरी तरफ जो सारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं वो भी बिना कुछ खाए सब लोग सो जाते हैं। इधर आयशा, खुशबू भी लेटे हुए थे बेड पे, बस नींद किसी की आंखों में नहीं थी। लेटे तो सब थे, बस नींद किसी की आंखों में नहीं थी। इधर सर्वेंट होता है वो चिंकी के रूम में ही खाना देकर आ गया था। वो जो चिंकी है वो भी खाना खा लेती है, ज़्यादा ध्यान नहीं देती है और सो जाती है। सो गाइस, आज की स्टोरी बस यही था। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। सीरियसली गाइस, कल मैंने कुछ लोगों के कमेंट पढ़े। मैं जानती हूँ कल का पार्ट देखना इतना ईजी नहीं था तुम लोगों के लिए, बट ऐसा भी नहीं था कि मैंने कुछ तुम लोगों को नया दे दिया हो, या तुम लोग ऐसी कंट्री में रहते हो जहाँ ये सब कुछ होता ही नहीं है, तो मैंने बस ये एपिसोड देख के अपनी कंट्री पे धप्पा मार दिया। तुम लोग तो ऐसे चढ़ रहे थे मुझ पे। एक ने तो कहा, वही लड़की, पता नहीं कौन थी लड़की, मे बी उसने इसी एपिसोड में 3 बार कमेंट किया, आई डोंट नो। मैंने सीधे उसे ब्लॉक कर दिया। उसने लिखा कि आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ होता, आपकी बहन के साथ हुआ होता, आपके साथ ऐसा हुआ होता, तो बहन सुन, मैंने कोई नई दुनिया से उठा के नहीं रखी थी ये चीज़। अगर मैं ऐसे ही ना रियलिटी पे चीज़ें देने लगूँ ना, तो मेरे पास बहुत सारे केसेस पड़े हैं और ऊपर से मेरे आसपास के केसेस पड़े हैं। और पता नहीं यार, तुम लोगों को ज़रा से भी रियलिटी दिखा दो तो तुम लोग ऐसे चढ़ते हो जैसे भाई ये सब गायों की वजह से हुआ। गायों ने ये सब करवाया है, गायों स्टार्ट कर रही है तभी पूरी दुनिया स्टार्ट करेगी ये सब करना। ऐसा लगता है मैंने ना चाल चलन बनाया हुआ हो ये। पहली बात तो मैं भी एक लड़की हूँ यार, और ये एक स्टोरी का कैरेक्टर है। मुझे भी लगता है कि तुम लोगों के दिल में बस जाता होगा कैरेक्टर, पर वो तो सोचो एक स्टोरी है और रियल लाइफ में एक लड़की के साथ होता है तो तुम लोग कौन सा झंडा गाड़ लेते हो। हाँ, कमेंट सेक्शन में अगर कोई ऐसी स्टोरी दे दे तो तुम लोग उस पर चढ़ने जरूर लगते हो, जैसे कुछ लोग मुझ पे चढ़ रहे थे। जब ईशानी ने ईवा को मारा तब भी कुछ लोग मुझ पे ही चढ़ रहे थे।
अगर ऐसे कोई मारता है तो तुम लोग रोक नहीं लेते हो जाकर कि ऐसा मत करो अंकल, आप मार रहे हो आंटी को, उन्हें पेन हो रहा होगा, ये है आप बुरे हो, ये अच्छे हो, तब नहीं बोलता है कोई। पर हाँ, कुछ कमेंट करने वाले लोगों को चुल्लू ज़रूर मची होती है दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर करने की। तुम लोग आजकल की जनरेशन हो, जो कुछ भी होता है उसे एक्सेप्ट करो, उसके खिलाफ एक्शन लिया करो। जो तुम्हें रियलिटी दिखाता है उसके ऊपर मत चढ़ा करो। और ये तो हमको लगता है अब तो इंडियंस की आदत हो गई है। मैं भी कोई दूसरी कंट्री से नहीं आती हूँ, बट गाइस तुम लोग क्यों नहीं समझते, वो सिर्फ एक कैरेक्टर था, मैंने कैरेक्टर के साथ जो करवाया था, और वो बस एक स्टोरी थी, जो तुम्हें दिखाती है कि कुछ भी। पता है, मेरे सामने का एक इंसिडेंट है दिवाली के दिन का। सामने का नहीं, मतलब मेरे गांव का है। मैं तो लखनऊ में रहती, तो मुझे पता भी नहीं चला। दिवाली की शाम को हुआ होगा और सुबह मम्मा के पास फ़ोन आया था कि दीदी ऐसा ऐसा हो गया। और सच बताऊँ तो मुझे दिवाली वाली में, होली किसी फेस्टिवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस अपने रूम में ही पड़ी रहती हूँ, मुझे इधर उधर ज़्यादा जाना पसंद नहीं है। पता है, 3 साल की बच्ची थी वो, 3 साल की, ऐसे ही बाहर खेल रही थी वो। बताओ, जैसे लोग जनरली घर के बाहर दिवाली में ऐसे घूमते हैं। 15 साल का वो लड़का था, उसने उसके साथ गलत किया, बताते हुए भी शर्म आती है यार। और पता है, सुबह उसको पुलिस पकड़ने आई। फिर 2 दिन बाद उसे नाबालिग कह के छोड़ दिया गया। 15 ईयर्स का लड़का था, नाबालिग कह के छोड़ दिया गया, कोई एक्शन नहीं लिया गया उस पर। और फैमिली वालों ने भी कुछ नहीं किया, क्योंकि लड़की थी, बदनामी होगी इधर उधर की। सो वो भी बैठ गई चुप। अगर मेरी प्राइवेसी का रीज़न ना होता तो मैं गांव का नेम भी बता देती। और दिवाली के आई थिंक 20-30 दिन पहले कुछ ऐसा केस हुआ था कि एक लड़की मुश्किल से 8-9 साल की होगी, वो भाग रही थी, अचानक से एक साइकिल आई, उसके पैर पे टायर चढ़ा दिया, उसका पैर वहीं पे टूट गया। और वो फैमिली गरीब थी, इसलिए कुछ बोला नहीं उसने। और उनका लड़का अमीर था, सो उसका भी मुंह बंद हो गया। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। अगर मैं सच में रियलिटी पे एक स्टोरी बना दूँ तो तुम लोग रोते रह जाओगे। और तुम लोग दूध पीछे बीते बच्चे नहीं हो, तो तुम लोग जानते हो नहीं हो कि रियल लाइफ में होता क्या है। इवन पता है, मुझे भी डर लगता है जाते हुए। अभी मेरा बीएससी में एग्जाम था, थर्ड शिफ्ट में। कभी कभी ऐसा होता था कि 5:30 से ऊपर हो जाता था, या 5:45 भी हो जाता था, पेपर मेरा हो जाता था। किसी क्लास का लेट में छूटता था, किसी क्लास का जल्दी छूट जाता था। सो मेरा पेपर भी एक दिन बहुत लेट छूटा था। और मेरा कॉलेज ऐसी जगह पे है लखनऊ में कि कभी ऑटो रिक्शा चलते हैं, कभी नहीं चलते वहाँ पे। अगर नहीं आते थे तो मैं पापा को फ़ोन कर देती थी, तब टाइम होता था, जैसे होता था 4:45 हुआ या 5:15 हुआ, तब मैं कर देती थी, तो पापा को आधा घंटा आने में टाइम लगता था। बट उस दिन 5:45 हो गया था, पापा ने मुझे कॉल किया था फिर भी, तो मेरा फ़ोन मतलब बैग में था और मेरा बैग नीचे था। चलो कभी और बताऊँगी। टाइम इज़ ओवर, 5 मिनट इज़ कंप्लीट। मैं शेयर पहले ही करना चाहती थी, बट स्टोरी की टाइमिंग की वजह से रुक गई। ओके।